अब देखिए बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। जेल में अतीक का जलवा। जेल में कर रहा था मोबाइल का इस्तेमाल, बाहर की दुनिया के संपर्क में था अतीक। ईडी मामले में कर रहा था वकीलों से संपर्क, देश के बड़े वकीलों के संपर्क में था अतीक। उमेश पाल की हत्या के बाद लोगों से बातचीत की थी। साबरमती जेल से लगातार हो रही थी बातचीत। 24 फरवरी को यूपी में अपने नेटवर्क के संपर्क में रहा। मुंबई गुजरात के व्यापारियों से किया था संपर्क। एक व्यापारी को असद को विदेश भेजना था। मुंबई के एक व्यापारी से की थी अतीक ने बातचीत में गलत प्लानिंग का जिक्र किया था। विधानसभा सत्र के दौरान गलत प्लानिंग मानी बातचीत की। रिकॉर्डिंग यूपी एसटीएफ के पास है। ये जो बातचीत चल रही थी, देखिए ये रिकॉर्डिंग यूपी एसटीएफ के पास में। और देखिए आप किस तरीके से इन मुजरिमों को पकड़कर ले जाया जा रहा है, अशरफ और अतीक। लेकिन जरा आंखें देखिए किस तरीके से अतीक अब भी आंखें तरेड़ रहा है। शायद उसे कहीं दूर तक उम्मीद है कि कभी तो उसे मौका मिलेगा, क्योंकि जब उसे सवाल पूछे गए, जब उससे लगातार पूछताछ हो रही थी यूपी एसटीएफ द्वारा, तो लगातार उन्हें कह रहा था कि गद्दी क्या होती है मैं तुम्हें बताऊंगा। कन्हैया मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। कन्हैया कैसे रुक करेंगे। कन्हैया, अब उस पूरे नेक्सस का पता लगाया जाएगा जिस नेक्सस के जरिए अभी भी अपने साम्राज्य को बचाए रखने की फिराक में था अतीक अहमद। देखिए, आपको बता दें कि आज की जो बात है, आज की जिस तरीके से प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके के कदम उठाए हैं अतीक अहमद को लेकर के या आपराधिक गतिविधियों को लेकर के, तो ये एक ऐतिहासिक दिन है। अगर आज का दिन देखा जाए तो आज के दिन ये सबके सामने है, जो यूपी की जनता है, इसके अलावा देश के सामने है। और एक ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो सत्ता का हानक है और प्रशासन की जो चुस्ती है वो देखने को आज मिली है कि इस तरह से अतीक अहमद सालों साल यहाँ पर, अगर हम प्रयागराज की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, लगातार किस तरीके से उसका आतंक फैला हुआ था, किस तरीके से वो माफिया, एक बड़े माफिया के रूप में जाना जाता था। उसकी जितनी भी जो सारी बातें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो अब धीरे धीरे करके खुफिया एजेंसी और पुलिस जांच के दायरे में आ रही हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर अतीक अहमद का इतना बड़ा कद होता है तो ना ही राजनीतिक संरक्षण और ना ही जो है प्रशासन की मदद से नहीं हो सकता। तो जो भी सारे इनपुट हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस, एटीएस और जो भी खुफिया जाँच एजेंसियाँ हैं वो सारे इकट्ठा कर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार की ये मंशा है कि अपराध पर किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। अपराधियों को मिट्टी में मिला देने वाला जो वाक्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो साफ इस समय धरातल पर देखा जा सकता है। अतीक अहमद की जो जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उसमें कई ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिसमें अतीक अहमद के जो संबंध थे वो दाऊद इब्राहिम से थे, दाऊद इब्राहिम ग्रुप से थे, डी ग्रुप से थे। उसके भी जो लिंक्स हैं उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी आईएसआई से इसके लिंक थे, उसकी भी जांच की जा रही है। किस तरीके से ये लोगों को डरा के धमका करके उनसे वसूली करता था, किस तरीके से अपना नेक्सस बनाने की कोशिश करता था, किस तरीके से इतना बड़ा नेक्सस इसने बनाया था, उन सभी चीज़ों की जाँच की जा रही है। अभी तक अतीक अहमद के जानने वाले, उसके पहचान वाले, उसकी मदद करने वाले और किन किन लोगों को उसने परेशान किया था, किन किन लोगों का जमीन कब्जा किया था, उन सभी का इनपुट्स निकाला जा रहा है। सालों साल पुरानी जो फाइलें हैं, जो उसके लिए जो लोग शिकायत नहीं करते थे, लोग डरते थे, उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है और हर एक चीज़ को खंगाला जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि आप ये देखो कि आज जो है अतीक अहमद, जो एक बहुत बड़ा नाम अपने आप को समझता था, जिस तरीके से वो बहुत बड़ा अपराध से जुड़ा हुआ था, उसके पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर है। इस समय अतीक अहमद से लगातार पूछताछ चली है। इस समय जो अशरफ है उससे पूछताछ चल रही है। पुलिस ने रिमांड पे लिया है। अतीक अहमद का जो लड़का है जिसने सरेआम गोली मारी है और अपने आप को, अपना जो एक तरीके का जो नेक्सस है उसको हमेशा कायम रखने के लिए, लोगों के अंदर डर बनाने के लिए, उमेश पाल की हत्याकांड का जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें वो साफ नजर आ रहा था। वो अगर देखा जाए तो पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया। आज उसका जो अंतिम जो क्रियाक्रम होता है वो मतलब हो चुका है। और हर एक तरीके से अतीक का जो पूरा नेक्सस है उसको उत्तर प्रदेश सरकार तोड़ रही है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी मंशा है कि उत्तर प्रदेश की जनता में ये विश्वास दिलाना कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अब वो अपराध बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस तरीके के अपराधी और इस तरीके का अपराधी नेक्सस चलेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो उदाहरण है ये बहुत बड़ा उदाहरण है। आने वाले दिनों में ये निश्चित रूप से अतीक अहमद और अतीक अहमद के जितने भी गुर्गे थे, अतीक अहमद के जितने भी जानने वाले थे, उसके जितने भी संपर्क के साथी थे, जो उसके अपराध में, गतिविधियों में और उसकी जो गलत गतिविधियों में जो उसके साथ रहते थे, उन सभी का नेक्सस का भांडाफोड़ होगा। और लगातार ये जांच एजेंसियां इसमें कोई भी कोताही नहीं करना चाहती हैं, कोई भी ढीलापन नहीं दिखाना चाहती हैं, क्योंकि सारा मामला अभी कोर्ट में है और लगातार पुलिस इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है। अभी भी अतीक अहमद की जो पत्नी है वो फरार है। बताया जा रहा था कि वो अपने लड़के के जो
जो उसका वहाँ पे जहाँ पर अंतिम क्रियाक्रम होगा, जहाँ पर जिस तरीके से कब्रिस्तान में उसको दफनाया जाएगा, वहाँ पर वो आएगी। लेकिन वहाँ पर वो आई नहीं। और अगर देखा जाए तो पूरे इलाहाबाद ही नहीं, पूरे आप प्रयागराज में आने की बात करें या प्रयागराज से जाने की बात करें, जितने भी चेक पोस्ट हैं, जितने भी एंट्री गेट हैं, और हर इलाके में जहाँ जहाँ पर पुलिस को इनपुट मिल रहे हैं वहाँ पे इस समय भी लगातार गश्त चल रही है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। इसके अलावा लखनऊ से लगातार जो विजिलेंस की टीम है उसकी निगरानी की जा रही है। जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो एटीएस के हों, चाहे वो राज्य सरकार के हों, वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जहां पर जब कोर्ट में ले जाया जा रहा था अतीक अहमद को, उस दौरान में बकायदा जो वहां पर वकील थे वो गालियां तक दे रहे थे। मतलब जरा सोचिए कि कभी इसकी तूती बोला करती थी, लेकिन आज लोगों की गालियां खा रहा है। लटके हुए चेहरे के साथ में कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा है। बेटा सुपुर्दे खाक हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है बेटे का, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर वो हैंकड़ी दिखाना कभी कभी भूलता नहीं है। साक्षी हमारे साथ में है। साक्षी, क्योंकि अब बात ये हो रही है कि कैसे जेल में बैठकर सलाखों के पीछे किसी की मौत की साजिश को रचता है, कैसे अब भी अपने काम धंधे को चला रहा था, कैसे उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार बैठकर और ये पूरा का पूरा प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे। ऐसे 100 से ज़्यादा नाम अब पुलिस के रडार पर हैं जिनसे ना सिर्फ पूछताछ होगी बल्कि उनको या तो बुलडोजर का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही पुलिस के एक्शन का सामना भी करना होगा। बिल्कुल पूजा, देखिए देखते ही देखते इस मामले में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए रूप भी ये केस अख्तियार करता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक सबसे बड़ा अपडेट जो सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आ रही है वो ये है कि अतीक का कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है वो पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रही है क्योंकि वो अपने जेल में बैठकर व्हाट्सएप के जरिए ये सारा जो नेक्सस था उससे ऑपरेट कर रहा था, उसके कॉन्टैक्ट में था और उसी के थ्रू ये पूरी प्लानिंग जो थी वो रची गई। जिस तरह से उसका बेटा असद बाहर था और उसकी बेटी, उसकी पत्नी शाइस्ता बाहर थी और उनको इंफॉर्मेशन ये व्हाट्सएप के जरिए, ग्रुप के जरिए मुहैया करवा रहा था। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब उमेश पाल की हत्या की गई उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि पुलिस को एक रिकॉर्ड मिला है जिसमें ये बाहर अपने गुर्गों से अपने लोगों के साथ संपर्क में था और उसने फोन पे ये बात बोली है कि जो टाइम उन्होंने चूज किया यानी कि 24 फरवरी जिस दिन हत्याकांड होता है वो टाइम गलत था क्योंकि विधानसभा सत्र उस दौरान चल रहा था और कहीं ना कहीं ये चीज उसकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट इस मामले में आई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कॉल डेटा रिकॉर्ड जो पुलिस के हाथ लगा है उसमें अतीक ने ये बात बोली है और ये बात इंसिडेंट होने के बाद यानी कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ही बोली है। देखिए ये अब इस मामले में और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, लगातार गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। शाइस्ता अभी भी फरार है जिसके ऊपर पुलिस लगातार शिकंजा कसने के लिए तमाम पैतरे जो है वो अपना रही है। असद और गुलाम का एनकाउंटर ऑलरेडी हो चुका है। तो संदेश जो दिया जा रहा है वो सीधे तौर पर साफ है कि कोई भी माफिया, कोई भी गुंडा योगी राज में नहीं बचेगा और सख्त से सख्त इसमें इंसाफ दिलवाया जाएगा और रुख पुलिस द्वारा अपनाया जाएगा। और देखिए बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे। कन्हैया लगातार बने हुए। कन्हैया, अगर प्रयागराज की बात करते हैं तो जरा ये भी दर्शकों को बताइए क्योंकि आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अब जबकि उसका बेटा सुपुर्दे खाक हो चुका है, उसका सूर्यास्त हो चुका है, अतीक की हैकड़ी निकलती नजर आती है, लोगों के बीच में क्या चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं? अतीक के साथ जो इस वक्त हो रहा है, लोग उसको लेकर किस किस तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं? देखिए आपको बता दें, अगर हम इस पूरे प्रकरण को देखें तो अतीक अहमद एक ऐसा नाम था जो पूरे अगर हम प्रयागराज की बात करें या प्रयागराज हम या तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में वो एक बहुत बड़े माफिया में उसका नाम गिना जाता था। अतीक अहमद के ऊपर बहुत से एफआईआर थे, बहुत से लोग पीड़ित थे, उसकी शिकायतें दर्ज नहीं होती थी, लोग उससे डरते थे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी भी माफिया को ख़त्म करना है तो जो उसका डर है समाज के अंदर, उस समाज के अंदर के डर को पहले ख़त्म किया जाए, पहले उसके मोरल को डाउन किया जाए। अतीक अहमद का जो मोरल है वो डाउन हुआ है। और इस पूरी घटना में अगर ध्यान दें तो जो उमेश पाल की हत्या हुई है उसमें आप दोनों के पास वापस लौट रही हूँ मैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही, दोनों के पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर इस बीच प्रयागराज से आ रही है। यूपी एटीएस की टीम धूमनगंज थाने पहुंची। अतीक अशरफ से पूछताछ करेगी एटीएस की टीम। हथियारों के इंटरनेशनल कनेक्शन पर पूछताछ होगी। देखिए ये जो एटीएस की टीम है वो पूछताछ करेगी इंटरनेशनल कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आईएसआई के साथ में क्या कनेक्शन है और अभी ये भी जानकारी मिली कि कोई पाकिस्तानी कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश हो रहा है। तो कैसे, कौन वो लोग थे, ये एक बड़ा इस वक्त इस पूरे मामले में नया एंगल आया। यूपी एटीएस की टीम पहुंची है। अतीक अशरफ से पूछताछ करेगी एटीएस की टीम और पूछताछ करेगी कि इन जो हथियारों का इंटरनेशनल कनेक्शन है वो कैसे एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि इसके बेटों के पास में
और गुलाम के पास में इंटरनेशनल हथियार थे, वो आखिरकार कैसे आए, विदेशी हथियार इन तक कैसे पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल है। माफिया अतीक से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अतीक के डॉन दाऊद से कनेक्शन का खुलासा जानकारी सूत्रों से है, खुफिया एजेंसीज को अहम जानकारी मिली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अतीक अहमद का डी कंपनी कनेक्शन, डी कंपनी से हथियार लेता था, छोटा शकील का गुर्गा हथियार देता था। यह जानकारी सूत्रों से माफिया अतीक से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए ये जो डी कनेक्शन है अतीक का, ये उसके लिए और मुश्किलें बढ़ाएगा। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे यूपी एडिटर अवनीश का रुख करेंगे। अवनीश, अभी तक इंटरनेशनल कनेक्शन की बात हो रही थी, लेकिन ये जो डी कनेक्शन, डी कंपनी के साथ जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है, इसको लेकर ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, अपराध की दुनिया में जैसे जैसे अतीक अहमद का नाम, अतीक अहमद का सिक्का जो है वो जमता चला गया, वैसे वैसे उसके गुनाहों की फहरिस्त लंबी होती चली गई। गुनाहों की फहरिस्त लंबी होती चली गई तो उसके हाथ भी लगातार, पैर भी लगातार फैलने लगे और उसने अपना दायरा प्रयागराज और आसपास के इलाकों यानी कौसाम्बी, फतेहपुर, इन सब इलाकों से आगे निकालते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर रखा। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमाम सारे इलाकों में जहाँ इसके करीबी लोग काम कर रहे थे, उन इलाकों में इसने अपने नए ऑपरेटिव्स बनाए, नए एक पूरा एक सिस्टम, एक पूरा तंत्र जो है वो खड़ा किया, जहां पर वकीलों, जहां अधिकारियों, जहां तमाम सारे इस तरीके से सफ़ेदपोश लोगों की मदद लेकर के उसने अपने काम धंधे जमाए, साथ ही साथ रंगदारी वसूली का एक नेटवर्क पूरा खड़ा किया। जिन जगहों पर डी कंपनी को या फिर ISI को या फिर किसी को किसी तरह के सिस्टम की ज़रूरत होती थी, एक तंत्र की ज़रूरत होती थी, तो वो तंत्र मुहैया कराया जाता था। जो रिपोर्ट भारत 24 के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है, जो कल भी हमने अपने दर्शकों से शेयर की थी कि किस तरीके से जो ISI के एजेंट्स थे उनको लगातार जो है भूमिका दी गई, उनकी लगातार अतीक अहमद मदद करता रहा। अतीक अहमद की खुद की, इसके अलावा उसके भाई अशरफ की ISI के एजेंट से, कमांडर से, सलीम उर्फ पतला से लगातार मुलाकात हो रही थी, लगातार एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा था, लगातार जो तंत्र था उसकी मदद की जा रही थी। जो भी आवश्यक चीज़ें होती थी, हथियार वगैरह वो मुहैया कराते थे, नक्शे वगैरह मुहैया कराते थे, जो आवश्यक जानकारी थी वो मुहैया कराई जाती थी। तो ये तमाम ऐसे तथ्य थे जो बेहद गंभीर थे और यही वजह है कि जब IO को 12 तारीख को जब अतीक अहमद यहाँ लाया गया प्रयागराज में और उससे पूछताछ हुई, तो ये तमाम अहम बातें उससे पूछताछ में पता चली। ठीक उसी तरीके से 13 तारीख को अशरफ से पूछताछ हुई और उसमें भी कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो सामने आई। जो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, जो सामने आई है, उससे ये पता चला है कि साबरमती की जेल में रह करके, जो भारत 24 के पास एक्सक्लूसिव है, साबरमती की जेल में रह करके अतीक अहमद लगातार एक पूरा तंत्र चला रहा था। साबरमती की जेल के अंदर से वो लगातार मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड था, एक ही नंबर से लगातार वो तमाम अलग अलग तरह के लोगों, जिसमें राजनेता भी शामिल थे, इसमें वकील भी शामिल थे, जिसमें प्रयागराज और आसपास के व्यापारी भी शामिल थे, कुछ मुंबई के व्यापारी शामिल थे, गुजरात के व्यापारी शामिल थे, जिनके माध्यम से आर्थिक लेन देन भी किया गया, जिनके माध्यम से सहयोग मांगा गया, जिनके माध्यम से ED की जाँच में बचने के लिए वकीलों से जो है कोशिश की गई कि अदालत में नेटवर्किंग की जाए। तो इस तरह की अलग अलग कोशिशें अतीक अहमद लगातार कर रहा था और न सिर्फ इस घटना के पहले यानी 24 फरवरी के पहले, बल्कि 24 फरवरी के अगले दिन से ही यह सिलसिला फिर से उसने शुरू किया। मार्च के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण लोगों से उसकी बात हुई, इसमें राजनेता भी थे, इसमें व्यापारी भी थे, जिनसे उसने अपने परिवार को लेकर के मदद मांगी, जिससे उसने अपने परिवार में अपने बेटे को लेकर के मदद मांगी, अपनी पत्नी को पनाह देने के लिए मदद मांगी, आर्थिक मदद मांगी, इस तरह की मदद मांगी कि ये जो शिकंजा सरकार का कसा हुआ है ये किसी तरीके से कमजोर पड़े, ढीला पड़े, ताकि अतीक अहमद राहत की सांस ले पाए। वो पैरवी में नहीं आना चाहता था। बाकायदा अदालत के अंदर भी जिस तरीके से कुछ रिकॉर्डिंग्स हम लोगों ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की सुनी है, उसमें पता चलता है कि वो जज से खुद ये गिड़गिड़ा रहा है, गुहार लगा रहा है कि साहब अगर मेरी पेशी, मुझे मेरा जो चार्ज फ्रेम है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है, जब आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमको सजा हो सकती है, फांसी तक हो सकती है, तो फिर मुझे साबरमती से यहाँ क्यों लाया जा रहा है? मुझे बार बार जो है इस तरीके की आशंका लगती है कि मेरी जान को खतरा है। वो अदालत के अंदर लगातार गुहार कर रहा था, बार बार ये कह रहा था कि मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही माध्यम से पेशी कराई जाए। उस जेल को उसने अपना एक ऐसा ठिकाना बना लिया था, जेल के तंत्र को एक ऐसा ठिकाना बना लिया था जहां से आसानी से वो अपने गैंग के साथ ऑपरेट कर पा रहा था। उत्तर प्रदेश की 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी जेलें हैं जो लंबे समय से अतीक अहमद का, उसके परिवार के लोगों का ठिकाना रही हैं। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश से बाहर गया तो इस बात की उम्मीद थी कि शायद उन जेलों से वो नेटवर्किंग
नहीं कर पाएगा, लेकिन इतना शातिर था कि वहां भी इसने अपने सिक्के जमाए और वहां से भी लगातार वो संपर्क में रहा। आर्थिक लेन देन, लोगों से मदद, प्रयागराज और अच्छा, आसपास ऐसे के में इलाकों बड़ा के सवाल ये तमाम हो सारे जाता है ठेके और अवनीश, जमीन के सौदों में कि उसकी जिन जेलों में दखल थी। और सजा के लिए भेजा जाता है, वो जेल वहां पर सजा नहीं है ऐसे लोगों के लिए, बल्कि उनके लिए सेफ ठिकाना है, क्योंकि वहां बैठकर एक तरीके से वो पुलिस के अंडर में हैं, वो गुनाह की सजा पा रहे हैं, लेकिन वो वहां बैठकर और गुनाह कर रहे हैं। देखिए, आप फहरिस्त देखिए, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इनकी पूरी कुंडली अगर आप क्राइम कुंडली खंगालेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा किस तरीके से जेलों के अंदर से गुनाह करते रहे। 30-30 साल उनको जेलों के अंदर हो चुका है, लेकिन उनके चेहरे पर सिकन नहीं दिखाई पड़ती थी। अतीक अहमद के चेहरे पर सिकन अब दिखाई पड़ी जब उसके बेटे का इनकाउंटर हो गया, जब उसकी पत्नी फरार है, उसके 4 बच्चे पहले से ही जो है वो सुरक्षा के अंदर, यानी जेल के अंदर 2 बड़े बेटे, बालिग बेटे और 2 बाल संरक्षण गृह में है। तब जाकर के उसके चेहरे पर, माथे पर बल आया, तब जाकर के उसका चेहरा लटका हुआ दिखाई पड़ा। आप मुख्तार अंसारी को देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही लखनऊ में पेशी पे आया था, चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। तो ये चीजें समझी जा सकती कि जेल उनके लिए एक पनाहगाह हो गई थी, एक ऐसा आशियाना जहां बैठ करके वो लगातार अपने आपराधिक साम्राज्य को संभाल रहे थे। न सिर्फ संभाल रहे थे, बल्कि खुद सुरक्षित थे अपने दुश्मनों से, पुलिस से, उसके तंत्र से, और वहां से बैठ करके वो लगातार अपने आर्थिक साम्राज्य को, जो उनका पॉलिटिकल लाइफ है, उसको आगे बढ़ा रहे थे। लगातार चुन करके अलग अलग विधानसभाओं, लोकसभाओं में जा रहे थे। तंत्र अप्लाई कर दिया, जब दिख गया कि यहाँ का तंत्र अभी काम नहीं करेगा तो बाहर का तंत्र, मतलब इनके पास में हमेशा बी प्लान रहता है। ये डी कंपनी उसी की तस्दीक करता है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से देखिए, नेटवर्क आपका कहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और आसपास के इलाकों में लोग मानते थे कि अतीक अहमद का सिक्का है, वहां उसका नेटवर्क है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नेटवर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई पड़ता है। और ये समझ में आता है कि ये जो तमाम आतंकी संगठन या इस तरीके के अंडरवर्ल्ड के जो कनेक्शंस हैं, ये एक दूसरे की मदद करते थे और एक पैरेलल एक सिस्टम खड़ा कर रखा था, जिसमें उनका गुर्गा इनकी मदद करता था, इनका गुर्गा उनकी मदद करता था। तो एक चेन ऑफ सप्लाई जो है, वो चाहे हथियारों की हो, पैसों की हो, इंफॉर्मेशन की हो, वो कंटिन्यू रहती थी। वो यहाँ पर भी बहुत साफ दिखाई दे रही है। और इसमें बहुत सारे व्यापारियों की भी मदद ली गई है। कुछ व्यापारी जो मुंबई से आते हैं, उनसे बड़ी कड़ी पूछताछ की गई थी। खासतौर पर चूंकि अतीक ने उनसे संपर्क किया था, अशरफ ने बरेली जेल से टेलीफोन से 25